Welcome to the lecture number 14 of communication skills. Today we will learn about non-verbal communication. In the previous lecture we already learned and discussed what is verbal communication. So we have to learn today non-verbal communication. So non-verbal communication is a communication in which the refers of the communication to the silent mode of the communication. If you are not using words, sentences, or any other mode of the communication in which you are using words, in this, actions communicate. So, the action will communicate as we have already discussed it in the previous lecture. Actions speak louder than the words. The plain technique involved in non-verbal communication is stimulation of mind through visual imagery. Even silent can communicate thousand sentences. That is most important thing in this slide. कि आपकी साइलेंस में ही आप हजारों सेंटेंस बोल जाते हैं. तो नॉन वर्बल को आमतौर पे बॉडी लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड की जाती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट विजिबल एंड एविडेंट फ्रॉम द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह. और हम also using signs, symbols, space objects as well. तो डिफरेंट साइन है, आप हाथ से कोई साइन बना सकते हैं, कोई सिंबल दिखा सकते हैं, आपके और आपके ऑडियंस के दरमियान स्पेस क्या है, या कोई आप ऑब्जेक्ट दिखाते हैं. तमाम चीज़ें किसमें आ जाएंगी, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. तो इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एज. अगर हम कम्युनिकेशन की बिगनिंग देखें तो कम्युनिकेशन की बिगनिंग जो है वो नॉन वर्बल से ही हुई है. पहले नॉन वर्बल था, उसके बाद वर्बल आया. पहले इशारों की जुबान थी, उसके बाद वर्ड्स बनना शुरू हुए. ठीक है, इसकी कोई हम कहें कि अगर द एविडेंस ऑफ विच वी फाइंड इन केव्स, पुरानी जो हमारे पास गारें हैं उनके अंदर जो साइंस बने हुए हैं वो हाथों के साइन हैं या कोई निशानात हैं जिनको एज अ वर्ड्स यूज किया जाता है. लेकिन जो वर्ड्स हम आजकल यूज कर रहे हैं ये 20th सेंचुरी में बने हैं मुकम्मल तौर पर. That's the definition of first definition of the non-verbal communication. In it, body language, space and time, and paralinguistic features are used. Like that, there are given some examples about it. Different signs of the hand can give different meaning. So, it is non-verbal. The second definition of non-verbal is it is a transmission of message by some medium other than speech or writing. When you are transmitting your ideas, thoughts, or feeling or your message without using any speech or writing, you're using like that. In this picture, there is kinesthetic. His appearance is showing something, and physical environment is showing something. So these are all things that we are using without speaking any word. कि हम अल्फाज नहीं बोल रहे होते, लेकिन हमारा जो माहौल है वो बताता है, तो वो इसी में आ जाता है. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. डोंट वॉच अ पर्सन्स माउथ बट हिज फेस. किसी पर्सन के मुंह को ना देखो क्या बोलता है, बल्कि उसकी हरकत को देखो. क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. अल्फाज जो हम बताते हैं कि क्या है. तो अगर हम मौजूदा सिनेरियो में बात करें, मौजूदा वर्ड के सिनेरियो में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना होमोजीनियस इन्वायरमेंट है. होमोजीनियस इन्वायरमेंट में हम जो है मुसलसल नॉन वर्बल को यूज कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. तो प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबियान, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज अ ग्रेटर रोल इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. तो उनका ये ख्याल है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हर किस्म की कम्युनिकेशन से आगे है. वो कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा अहम है. आगे देखिए, उसने बहुत अहम बात की अल्बर्ट मेहरबियान ने. He suggests that in any communication,
only 7% weightage goes to verbal communication, rest 93% goes to the non-verbal communication. So that is the importance कि अगर आपकी वर्बल और नॉन वर्बल सेम है, एक ही पिच पे है, एक ही लेवल पे है, तो 100% कम्युनिकेशन पूरी होती है। और अगर आप नॉन वर्बल यूज कर रहे हैं, उसके बाद वर्बल यूज नहीं कर रहे हैं, तो 93% कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अगर आप नॉन वर्बल को यूज कर रहे हैं, नॉन वर्बल को नहीं कर रहे, यू आर यूजिंग ओनली 7%। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि योर वर्बल एंड नॉन वर्बल विल बी एट द सेम थिंग। गांधी बिलीव दैट, गांधी जी बिलीव करते थे, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो पिक्चर है, पिक्चर में क्या होता है, काइनेस्टिक होता है, नॉन वर्बल होता है, वो 1,000 वर्ड्स से ज्यादा मीनिंग दे रहा होता है। These are some types of non-verbal communication. Conscious, winking of an eye, traffic police, gestures, these are things. Consciousness, कि आप जो है ना कॉन्शियसली कोई आप साइन देते हैं, उसका मतलब समझा जाता है। बाद अनकॉन्शियसली साइन भी होते हैं। तो कॉन्शियस साइन जो है वो एक टाइप्स हैं किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड जो इसकी टाइप्स है वो है सब्लिमिनियल। इसमें क्या होता है, सब्लिमिनियल में अनकॉन्शियस होता है। पहला कौन सा था, कॉन्शियस था, और सेकंड कौन सा, सब्लिमिनियल। इसे हम अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं। ये इट इफेक्ट्स अवर माइंड विदाउट अवर नॉलेज। पुलिस यूनिफॉर्म, मॉडलिंग, मिलिट्री अटायर, यानी कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखते ही हमारा माइंड समझ जाता है उसका मीनिंग, हम अनकॉन्शियसली उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। हमारे जहन में कुछ पहले सिनेरियो होता है कि पुलिस की वर्दी जिसने पहनी है तो पुलिस वाला ही होगा। अब आप देखने के बाद सोचेंगे तो नहीं ना कि इसने पुलिस की वर्दी पहनी है, पुलिस वाला है। अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में आ जाता है कि इसने पुलिस की वर्दी पहनी है तो ही इज अ पुलिस मैन। और थर्ड जो काइंड है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मैसेजेस। कम्युनिकेटर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर बॉडी क्यूज। बाज़ ऐसा होता है कि बॉडी क्यूज से कम्युनिकेटर करने वाले जो है वो वाकफ नहीं होते। लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है, स्क्रैचिंग द बैक ऑफ योर हेड while टेलिंग अ lie, कि आप जब झूठ बोल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने सर की बैक पे खारिश शुरू कर देते हैं। तो ये बात ऐसे होते हैं कि हम कहना कुछ का चाह रहे होते हैं लेकिन कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पे मूवमेंट बता रही होती है कि वी आर गोइंग टू द रॉन्ग साइड। कैटेगरीज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। In categories, there are signs, symbols, drawings, paintings, sculpture, art, punctuation, Morse code, semaphore, color, graphs, paralinguistic features. These all things are different categories of the non-verbal communication. So, the most significant category of non-verbal communication is body language. ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं। सबसे अहम जो है बॉडी लैंग्वेज है, इसके बाद जो सेकंड है वो आपकी पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स हैं। तो बॉडी लैंग्वेज study of body movement in such a manner that each and every movement of our body communicates a message depending on the environment. एक ही बॉडी की मूवमेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट मीनिंग रखती है। घर में आप के बैठने का स्टाइल और होगा, क्लास में आपके बैठने का स्टाइल और होगा। क्लास वाला स्टाइल आप घर पे यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग और होगा, घर वाला स्टाइल आप क्लास पे यूज कर रहे हैं उसमें उसका मीनिंग और होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो बाज़ ऐसा भी होता है, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस क्यूज sometimes function independently and sometimes there is a combination of two or more। क्या आप एक बॉडी लैंग्वेज अकेले में, कोई एक बॉडी लैंग्वेज आपकी जाहिर हो रही है उसका मीनिंग और होगा, जब वही बॉडी लैंग्वेज किसी और मूवमेंट के साथ अटैच हो जाएगी, दो किस्म की बॉडी लैंग्वेज इकट्ठी आ जाए, उसका मीनिंग और हो जाएगा। तो these are the some features। Various types of the body language are emblems, regulators and adopters, apolasis। So, emblems. It is a study of finger movements। Emblems, जो आप हाथ की उंगलियों की मूवमेंट करते हैं, they considered as a emblems। And hand movement। This type of body language is culture bound। आपकी बाजों की और आपके हाथों की जो मूवमेंट है ये कल्चर बाउंड होती है, अकॉर्डिंग टू द कल्चर होती है।
जो मूवमेंट हमारे पाकिस्तान में यूज हो रही है लाजमी नहीं वही मूवमेंट उसी मीनिंग में किसी और कंट्री में यूज हो सकती है। सेकंड इज रेगुलेटर्स, इट इज अ स्टडी ऑफ हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट जो है इसे क्या कहा जाता है, रेगुलेटर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन है क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन के या स्पीच के फ्लो को। एंड थर्ड काइंड ऑफ द body language is adopters. It is a study of postural changes of body and stretching. जब आप खड़े होते हैं तो आप किस स्टाइल से खड़े होते हैं, आपका जो पोस्चर चेंज हो रहा है उसके बारे में जो स्टडी होती है, उसकी जो मूवमेंट है उसको कहा जाता है अडॉप्टर्स। आप जॉगिंग कर रहे हैं, सिटिंग है, मेडिटेटिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसी में आ जाती हैं। दिस इज यूनिवर्सल इन नेचर। जो अडॉप्टर्स हैं ये यूनिवर्सल इन नेचर है, सारी दुनिया में इनका एक ही मतलब समझा जाता है। लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं या एम्ब्लेम्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज हो सकते हैं। लेकिन एम्ब्लेम्स ज्यादा डिफरेंट रखते हैं, ज्यादा डिफरेंस रखते हैं रेदर देन द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर भी तकरीबन सिमिलर हैं क्योंकि हेड की मूवमेंट हर मुल्क में तकरीबन सेम ही मीनिंग में यूज होती है, लेकिन हैंड्स और बाजुओं की मूवमेंट डिफरेंट मीनिंग में यूज होती है। उसके बाद है एक्वलिसिस। इट इज अ स्टडी ऑफ आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट की स्टडी है, ये भी यूनिवर्सल होती है नेचर। आईज, अगर बंदा झूठ बोल रहा हो तो उसकी आईज बता देती हैं वो झूठ बोल रहा है। तो ये यूनिवर्सल है, तमाम दुनिया में सेम आई कांटेक्ट को सेम मीनिंग में लिया जाता है। कभी कभी आगे ये डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कल्चरल बैकग्राउंड कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से आप आई यूज कर रहे हैं। एज क्या है, जेंडर क्या है, अपब्रिंगिंग, वेरियस पोजीशन ऑफ आवर आई कैन डिपिक्ट डिफरेंट मीनिंग। तो इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। इसकी एग्जांपल है लुकिंग स्ट्राइट सजेस्ट डायरेक्ट ओपन एंड स्ट्राइट फॉरवर्ड। अगर आप लुकिंग स्ट्राइट है, सामने देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, यू आर डायरेक्ट ओपन एंड स्ट्राइट फॉरवर्ड है। और लुकिंग डाउन सजेस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट गिल्ट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आईज डाउन है आपकी, नीचे देख रहे हैं, तो या आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या गलती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आपको में कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड लुकिंग अप, बात कर रहे हैं, बात करते करते ऊपर छत को देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, ये बताता है यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज टू एंडिंग। एंड द फिफ्थ काइंड ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इज हैप्टिक। इट इज अ स्टडी ऑफ द टच। तो ये टच की डिफरेंट किस्में हो सकती हैं, कडलिंग है, हगिंग है, हैंड शेकिंग है और किसकिंग है। ये तमाम चीजें किसमें आ जाती हैं, हैप्टिक में। यानी बॉडी को जो टच है वो आप डिफरेंट वेज से करते हैं, और तमाम की जो स्टडी है वो हैप्टिक में आती है। और इसकी सिक्स काइंड जो है, फोर्थ नहीं सिक्स काइंड जो है, प्रॉक्सिमिक्स है। प्रॉक्सिमिक्स, इट इज स्टडी ऑफ स्पेस डिस्टेंसिंग कि आप में और दूसरे पर्सन में कितनी स्पेस होनी चाहिए। डिफरेंट सिचुएशन में ये रेंज कहती है डिफरेंट तरीके से। इंटीमेट, अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो आप जीरो स्पेस भी रख सकते हैं, बिल्कुल साथ होकर बैठ सकते हैं। अगर आप पर्सनल हैं थोड़े से, तो 1.5 फीट से 4 फीट तक आपका आपस में डिस्टेंस होना चाहिए। सोशल में आमतौर पर कंसिडर 4 to 12 फीट। और अब भी हम अगर मौजूदा एपेडेमिक सिचुएशन में सोचें तो यहाँ हमारे पास जो है 3 फीट से लेके 6 या 3 मीटर तक जा रहा है, 3 फीट से 3 मीटर तक जा रहा है। तो ये कल्चरल स्पेसिफिक भी है। इन वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलर यूरोप दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रॉक्सिमिटी। जो है ना वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इन इंडिया यहाँ जो है इसको हम रेलिवेंट समझते नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी इसको रेलिवेंट नहीं समझा जाता। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर? Apart from the study of body movements, paralanguage, it also an important part of non-verbal communication. While speaking, we maintain a particular pause and space. Without these pauses, our speech becomes meaningless. In addition to that, we maintain tone, speech, voice, and modulation in our speech. These things are relevant and related to what we speak. And these things, tone of our sound, tone of our speech, our voice, or modulation, these all things are considered in the paralinguistic features and paralanguage. So, thank you for giving your time. We'll meet in the next lecture.